गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुका पे। आज हम आपके लिए केमिस्ट्री में एक और वीडियो लेके आए हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में। जो हम ये पीरियोडिक टेबल की दूसरी वीडियो होगी। हमने पिछली वीडियो में अर्ली अटेम्प्ट्स के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम न्यूलैंड के ऑक्टेव रूल के बारे में पढ़ेंगे और डिमिट्रीज की जो हमारी सबसे सक्सेसफुल मानी जाती है, सबसे सक्सेसफुल पीरियोडिक टेबल, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो भी जो है हमारी डिमिट्रीज के आधार पे ही बनी है। उसमें ही थोड़े बहुत चेंजेस करके हमारी बनी है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि उन्होंने किस बेसिस पे बनाई, ये दोनों जो टेबल्स हमारी किस बेसिस पे बनी थी, क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स थे, कैसे कैसे उन्होंने एलिमेंट्स का अरेंजमेंट किया था और क्या इनकी लिमिटेशंस थी, क्योंकि एग्जाम में इनसे जुड़े बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखें। सबसे पहले हम न्यूलैंड के ऑक्टेव रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। न्यूलैंड के ऑक्टेव रूल। ये जो लॉ दिया गया था यहाँ पे, ये टेबल, यहाँ पे इसको रूल भी कह सकते हैं, ये हमारे जॉन न्यूलैंड के द्वारा दिया गया था। जॉन न्यूलैंड के द्वारा दिया गया था, जो कि हमारे एक ब्रिटिशर्स थे और इन्होंने 1866 में अपनी पूरी थ्योरी को कंक्लूड किया था। ठीक है। इस थ्योरी से रिलेटेड आपको काफी सारी डेट्स मिलेंगी कि कब इन्होंने ये थ्योरी बनाई थी, कब इन्होंने जो है ये थ्योरी पब्लिश करी थी, कब इन्होंने ये थ्योरी में जो है आधी अधूरी सी बनाई थी। ये सब जो है आपको काफी सारी डेट्स मिलेंगी। पर जो फाइनल डेट थी जब इन्होंने पूरी तरीके से अपनी थ्योरी कंप्लीट कर ली थी, कंपाइल कर ली थी और पूरी दुनिया के सामने रखी थी, वो 1866 की डेट होती है, जब इसको मान्यता मिल गई थी। ठीक है ना। जो भी कोई भी थ्योरी हो, उसकी फाइनल डेट को ही हम मान्य उसकी फाइनल डेट को ही मानते हैं कि इस तारीख को वो बनी थी। भले ही जो हमारी न्यूलैंड्स की हो या फिर हमारे डॉबिनियर के जो ट्रायड्स हो, सबकी जो है सिर्फ फाइनल डेट को ही मानते हैं। ठीक है। और जो हमारे न्यूलैंड थे, ये पहले हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने कोशिश करी थी कि सारे के सारे जितने भी उस समय एलिमेंट मौजूद हैं, सबको एक टेबल में हम जो है कंपाइल कर पाए। इनसे पहले के जितने भी हमारे साइंटिस्ट हुए, उन्होंने सिर्फ क्लासिफाई करने, ब्रॉड क्लासिफिकेशन की कोशिश करी थी। जैसे कि हम जानते हैं सबसे पहली जो टेबल ढूंढी गई थी, जो सबसे पहले क्लासिफिकेशन का अटेम्प्ट किया गया था, वो हमारे लावोइत्सर के द्वारा किया गया था, एंटोनियो लावोइत्सर के द्वारा। उन्होंने सबसे पहले मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्लासिफाई किया था। उसके बाद फिर हमारे जो डोबिनियर्स आते हैं, डोबिनियर्स ने उन्होंने ट्राइड्स तो बनाए थे, एटॉमिक मास के आधार पे ट्राइड्स तो बनाए थे, पर सिर्फ 3 ही ट्राइड्स बनाए थे, यानी कि 3 into 3 9। सिर्फ 9 एलिमेंट्स को कंपाइल कर पाए थे वो अपनी थ्योरी में। उसके बाद उनके जाने के बाद 2 और ट्राइड्स बनाए गए थे, तो बेस टोटल इनकी पूरी थ्योरी में जो 15 ट्राइड्स जो है इंक्लूड हो गए थे। ठीक है। जो आपसे वैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वो सिर्फ 3 ओरिजिनल ट्राइड्स के बेसिस पे आते हैं, क्योंकि वही ढंग से जो है प्रॉपर्टीज को, उनकी सेम प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। आगे 2 आने वाले जो ट्राइड्स हैं, इतनी ज्यादा सिमिलर प्रॉपर्टीज नहीं दिखाते हैं। ठीक है। फिर हमारे इन दोनों के बाद न्यूलैंड्स आते हैं। न्यूलैंड्स हमारे 1866 में आते हैं। इनसे पहले जो डोबिनियर थे वो 29 में आए थे, 1829 में। ठीक है। ये 1866 में हमारे जो न्यूलैंड्स आ जाते हैं और ये उस इनके दौरान जो है 56 एलिमेंट मौजूद थे। उस समय जो एलिमेंट्स का जिक्र था, जो एलिमेंट्स इंसानों को मालूम थे, वो 56 एलिमेंट्स थे और काफी समय हो गया था, कोई न्यू एलिमेंट ढूंढा भी नहीं जा रहा था। इससे उस दौरान ये माना जाने लग गया था कि दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में सिर्फ 56 एलिमेंट ही मिलेंगे, आगे कोई एलिमेंट मिलेगा नहीं। ये ऐसा लोगों को, उस समय के साइंटिस्टों का मानना हो गया था, क्योंकि काफी समय से कोई भी न्यू एलिमेंट ढूंढा नहीं गया था। और न्यूलैंड की जो थ्योरी थी, वो एटॉमिक मास के आधार पे थी। हम देखेंगे जब तक हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पर नहीं आते, सारी की सारी जो टेबल्स हैं हमारी, सबके सब जो है हमारे एटॉमिक मास के आधार पे है। सिर्फ हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, वो एटॉमिक नंबर या फिर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के नंबर के आधार पे बनाई गई है हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसलिए उसको वो इतनी ज्यादा सक्सेसफुल है, बाकी कोई भी जो है इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई और उनको चेंज करते ही रहना पड़ गया, जब तक हम जो है फाइनली जो है एटॉमिक नंबर के बेसिस पे इंक्लूड करना, हमने अरेंज करना स्टार्ट नहीं कर दिया था। ठीक है। और इनका क्या, इन्होंने पहले, सबसे पहले तो इन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाई थी जो अपनी
उसमें से ऐसे एटॉमिक मास के आधार पे रख दिया एलिमेंट्स को। फिर उन्होंने कुछ चीज ऑब्जर्व करी। उन्होंने एक अजीब सी चीज ऑब्जर्व करी कि हर आठवां एलिमेंट जो है वो पहली एलिमेंट जैसी प्रॉपर्टीज दिखा रहा है। यानी कि ये कुछ सारे गामा पाधानी जैसा हो गया। यानी कि जो हमारे म्यूजिकल नोट्स हैं उनकी तरह कुछ हमें देखने को मिल रहा है। जैसे कि हम जानते ही है कि हमारे हिंदी में या फिर हिंदी के भी जो म्यूजिकल नोट्स हैं उसमें 7 सुर होते हैं। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। ठीक है? नी और उसके बाद फिर सा से दोबारा शुरू हो जाता है। सा रे गा मा पा धा नी, फिर सा रे गा मा पा धा नी, सा रे गा मा पा धा नी। ऐसे 7 सुर होते हैं। ठीक है? तो इन्होंने देखा ये जो हमारे एलिमेंट्स हैं ये भी कुछ सुरों की तरह ही हमारे प्रॉपर्टीज दिखा रहे हैं। अर्थात इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो पहला एलिमेंट है वो हमारे ये आठवें एलिमेंट की तरह प्रॉपर्टीज रिपीट कर रहा है। यानी कि इन्होंने माना कि अगर ये 7 सुर होते हैं, ऐसे जैसे हमारे संगीत में 7 सुर होते हैं, वैसे ही हमारे जो है दुनिया में, यूनिवर्स में 7 तरीके के एलिमेंट्स होते हैं। 7 कैटेगरीज़ के एलिमेंट होते हैं। यानी कि इन्होंने टोटल जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको 7 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर दिया। कि और उन्होंने बोला कि जो हमारे 8वां एलिमेंट होगा, ठीक है? वो जो है सेम प्रॉपर्टीज़ को दिखा रहा होगा या फिर जो कि हमारा 16वां एलिमेंट होगा या 24वां एलिमेंट होगा, वो सब के सब सेम प्रॉपर्टीज को दिखाएंगे। हमारी जो भी प्रॉपर्टीज होती है हमारी सेम प्रॉपर्टीज को दिखाएंगे। तो पहला एलिमेंट है, जैसे कि मान लीजिए पहले तो इनका हाइड्रोजन था। ठीक है? दूसरा आप मान लीजिए, ऐसे तो उस समय हीलियम ढूंढा नहीं गया, तो उस समय कोई भी नोबेल गैस नहीं ढूंढी गई थी। तो मान लीजिए अगर दूसरा हीलियम है, तीसरा लिथियम है और आठवां ऑक्सीजन है। तो वैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से मैंने आपको बताया है, क्योंकि आपको जो है इनकी टेबल को याद करने की जरूरत नहीं। इनकी टेबल के जो ऑर्डर है उसको याद करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक पता होने चाहिए इनकी टेबल के। ये नहीं कि आप जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी याद कर रहे हैं, उसके बाद न्यूलैंड की भी पीरियोडिक टेबल याद करेंगे, मेंडलीव की भी पीरियोडिक टेबल याद करेंगे, नहीं। आपको सिर्फ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल याद करनी है और इनके कैरेक्टरिस्टिक समझने हैं कि इन्होंने क्या आधार रखा था अपनी टेबल को बनाने का। तो इनका मानना था कि अगर पहला एलिमेंट हाइड्रोजन है, आठवां ऑक्सीजन है, तो हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेम प्रॉपर्टीज दिखाएंगे। इनकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो सेम होगी। ऐसे हमारा जो नौवा एलिमेंट होगा वो दूसरे एलिमेंट की तरह सेम प्रॉपर्टीज दिखाएगा। ऐसे 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां और यहाँ पे फिर 15वां जो एलिमेंट होगा वो हाइड्रोजन की तरह जो है सेम प्रॉपर्टीज दिखाएगा। 11वां एलिमेंट फोर्थ एलिमेंट की तरह सेम प्रॉपर्टीज दिखाएगा। यानी कि ये इन्होंने 7 ग्रुप्स में बांट दिया था। ठीक है? इसीलिए इसका नाम ऑक्टेव रखा, क्योंकि जो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी उसमें लिखा था कि जो आठवां एलिमेंट होगा वो पहली एलिमेंट की प्रॉपर्टीज रिपीट करेगा। ठीक है ना? तो ऑक्टेव यानी कि 8, तो इसलिए आठवां जो एलिमेंट होगा वो पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज रिपीट करेगा। पर इसमें कंफ्यूज मत होना ना, इन्होंने जो ग्रुप्स बनाए थे वो 7 ग्रुप्स ही बनाए थे। जैसे हमारे 7 सुर होते हैं वैसे इन्होंने 7 ग्रुप बनाए थे, 8 नहीं बनाए थे। ऑक्टेव इसलिए बोला जाता है इनकी थ्योरी को, क्योंकि इसमें जो स्टेटमेंट गिवन थी वो ये थी कि जो 8वां एलिमेंट होगा वो पहले एलिमेंट की तरह प्रॉपर्टीज को सेम प्रॉपर्टीज दिखाएगा। अच्छा, और उस समय इन्होंने कितने 56 के 56 एलिमेंट्स को अपने टेबल में समा लिया था। यानी कि 8 इंटू 7। ठीक है? 7 तो इनके ग्रुप्स हो गए और 8 इनके जो है लाइन्स हो गए थे। ठीक है? 8 जो है इनकी जो है एक एलिमेंट में एक ग्रुप में इन्होंने 8 एलिमेंट्स को फिट करा था। इस आधार पे इन्होंने 56 एलिमेंट्स को जो है अपनी टेबल में समा लिया था। वैसे आपको टेबल दिख रही होगी अपनी स्क्रीन पे, ऐसी इनकी कुछ टेबल दिखाई देती है न्यूलैंड की। ठीक है? और जो पहला एलिमेंट है वो हाइड्रोजन था, आखिरी एलिमेंट इनका थोरियम था। ठीक है? 7वीं कैटेगरी में इनका आखिरी एलिमेंट थोरियम था। पहले इन्होंने हाइड्रोजन से स्टार्ट करके थोरियम तक पहुंच गए थे। उस समय हमारे जो यूरीन हमारा जो आखिरी एलिमेंट है, ठीक है ना, यूरेनियम जो है उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। उस समय लोगों को लगता था कि थोरियम ही दुनिया का सबसे बड़ा एलिमेंट है। वो बात है कि हम बाद में जानते हैं कि थोरियम के बाद जो हमें यूरेनियम भी मिलता है, 92 नंबर का यूरेनियम भी मिलता है। थोरियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 90 होता है, यूरेनियम का 92 होता है। इसलिए
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में यूरेनियम को बाद में रखा गया थोरियम के मुकाबले में। और उसके बाद भी काफी सारे एलिमेंट ढूंढे गए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो कि आर्टिफिशियली बने थे। यूरेनियम आखिरी एलिमेंट होता है जो कि नेचुरल बना था। उसके बाद के जितने भी एलिमेंट है सब के सब आर्टिफिशियली लैब में बनाए गए हैं। कुछ समय के लिए एग्जिस्ट करते हैं, बाद में जाके अपने आप को ही वो डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। अब अगर हम न्यूलैंड की थ्योरी की जो है ड्रॉबैक्स की बात करें, लिमिटेशंस की बात करें कि इनकी थ्योरी में क्या-क्या कमियां थी, तो इनकी सबसे पहली जो कमी थी कि इन्होंने मान लिया था कि सिर्फ 56 ही एलिमेंट हैं पूरी दुनिया में, इसके अलावा और कोई एलिमेंट है ही नहीं। मेरी जो टेबल है वो अपने आप में कंप्लीट है, उसको आगे को आने वाला कोई भी साइंटिस्ट छेड़ेगा नहीं। इसमें ना ही कुछ ऐड किया जाएगा ना ही कुछ सब्सट्रैक्ट किया जाएगा, क्योंकि ये अपने आप में कंप्लीट है। 56 के 56 एलिमेंट्स को मैंने जो है कंप्लीटली सेट कर दिया है, यानी कि इन्होंने जो है मना कर दिया था कि आगे कोई एलिमेंट नहीं आएगा। ये पहली लिमिटेशन थी इनकी। दूसरी जो इनकी गलती हो गई थी कि इन्होंने कुछ एलिमेंट्स को साथ में रखा था, जैसे कि कोबाल्ट और निकल। इन्होंने फर्स्ट ग्रुप में जो है हमारा कोबाल्ट और निकल को रखा था फर्स्ट ग्रुप में। कोबाल्ट और निकल को रखा था, जबकि एक साथ इन दोनों को रखने का कोई मतलब नहीं बन रहा था। दो एलिमेंट्स को एक साथ एक ही ग्रुप में एक ही प्लेस पे रखने का कोई मतलब नहीं बन रहा था। ऊपर से इन दोनों को जो है आयरन से बहुत दूर रख दिया गया था। जो हमारे आयरन था वो 7वें नंबर पे, इनसे एग्जैक्टली पहले पर 7वें वाली कैटेगरी में हमारा आयरन आ रहा था। तो इन्होंने, जबकि जो हमारा कोबाल्ट, निकल और आयरन है, इन तीनों को हमेशा हर कोई एक साथ ही रखता है। भले ही जो है आगे हम देखेंगे मैंगनीज के बारे में, या फिर हम जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देख ले, दोनों ने जो है इन तीनों एलिमेंट्स को एक साथ रखा था, क्योंकि तीनों एक जैसी प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तीनों ही हार्ड मेटल्स है हमारे, तीनों ही एक जैसी प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तीनों ही हार्ड मेटल्स है। पर इन्होंने सिर्फ कोबाल्ट और निकल को एक साथ रखा, जबकि आयरन को इन्होंने बहुत ही ज्यादा दूर कहीं पटक दिया था। ये इनकी सबसे बड़ी खामी थी। अच्छा, और ये जो दो लिमिटेशंस होगी इनकी तीसरी थी, इन्होंने कोई भी नोबल गैस को इंक्लूड नहीं करा था अपनी थ्योरी में, क्योंकि उस समय जो है नोबल गैस के बारे में किसी को पता ही नहीं था, तो इंक्लूड कैसे करते थे अपनी में। अच्छा, और जो चौथी इनकी लिमिटेशन है वो है कि इन्होंने कैल्शियम तक, सिर्फ कैल्शियम तक इनकी थ्योरी काम कर रही थी। इनकी जो सारे गामा पादानी उषा वाली जो थ्योरी थी, लॉ था कि हर आठवां एलिमेंट जो रिपीट करेगा, ये सिर्फ कैल्शियम तक काम कर रहा था। कैल्शियम के बाद इनका लॉ फेल हो जाता है। कैल्शियम के बाद जो एलिमेंट्स हैं वो सेम प्रॉपर्टीज रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो जितने भी बड़े बड़े एलिमेंट्स होते हैं वो इनकी लॉ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे। यानी कि जो हमारा कैल्शियम है जिसका एटॉमिक नंबर 20 और एटॉमिक मास 40 AMU होता है, तो सिर्फ 40 AMU तक ही इतने बड़े एटम्स ही सिर्फ काम कर रहे थे। 40 AMU से तो जितने बड़े एटम्स होते हैं वो अलग अलग प्रॉपर्टीज दिखाने लग गए थे। वो जो है फिर जो है आठवां, नौवां, 10वां कितने भी कर लो, उसके बाद वो जो है अलग अलग प्रॉपर्टीज दिखाने लग गए थे। वो जो सारे गामा पादानीसा की तरह जो है ग्रुप्स में नहीं रखे जा सकते थे। ये भी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन मानी जाती है। जो चार लिमिटेशन होगी, पहला, इन्होंने बोला सिर्फ 56 एलिमेंट्स होते हैं। दूसरा, इन्होंने जो कोबाल्ट निकल को एक साथ रख दिया जबकि आयरन से बहुत दूर रख दिया था। तीसरा, नोबल गैस नहीं थी इनकी पूरी टेबल में, कहीं पर भी नोबल गैस का जिक्र नहीं है। और चौथा कि इन्होंने जो है सिर्फ कैल्शियम तक ही काम कर रही थी इनकी टेबल। कैल्शियम के बाद इनकी टेबल काम करना बंद कर देती है। ठीक है, तो एग्जाम में सिर्फ इतने ही क्वेश्चन आते हैं आपके जॉन न्यूलैंड की हमारी ऑक्टेव रूल के आधार पे। उसके बाद हम मेंडलीव्स के बारे में समझेंगे। अब हम मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल के बारे में समझेंगे, जो कि हमारी 1869 में आई थी। ठीक है, यानी कि 3 साल बाद आई थी हमारी न्यूलैंड की थ्योरी के। न्यूलैंड की हमारी 66 में आई थी और ये हमारी 69 में, 3 साल बाद फिर हमारे डिमिट्रीज मेंडलीव्स ने अपनी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल रिप्रेजेंट करी थी। जो हमारे मेंडलीव्स हैं, जो हमारे मेंडलीव हैं, ये एक रशियन साइंटिस्ट थे। जो हमारे न्यूलैंड के थे, न्यूलैंड थे, जॉन न्यूलैंड, वो हमारे जो है ब्रिटिशर्स थे। और हमारे जो डिमिट्रीज मेंडलीव हैं, ये जर्मन, ये हमारे रशियन साइंटिस्ट हैं। ठीक है ना, कंफ्यूज मत हो जाना। जो हमारे डिमिट्री मेंडलीव है ये जो है रशियन है, और जो हमारे जॉन न्यूलैंड है वो ब्रिटिशर है। जैसे नाम से समझ में आ रहा है, मेंडलीव, डिमिट्रीज मेंडलीव,
ये जो है नॉर्मल आपको इंग्लिश में कभी भी ऐसा उल्टा-सीधा नाम सुनने को नहीं मिलता है। ये या तो जर्मन में या फिर आपको रशियन में ही सुनने को मिलता है। तो ये रशियन साइंटिस्ट थे हमारे, ठीक है? इन्होंने जैसे काफ़ी सारी चीज़ों के नाम रखे थे, उनसे भी पता चल रहा था कि ये रशिया में ही इन्होंने जितने भी अपने आविष्कार करे थे, जितनी भी चीज़ करी थी, सब कुछ रशिया में ही रशियन लैंग्वेज में ही करी थी। ठीक है? तो और भी इनकी जो पीरियोडिक टेबल है उसको सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल माना जाता है। अब तक आई आई हुई जितनी भी पीरियोडिक टेबल की बात करी है उनमें से सबसे सक्सेसफुल मेंडलीव को ही माना जाता है। बल्कि ये भी माना जाता है जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो मेंडलीव को आधार मान के ही रखी गई है। और इनकी पीरियोडिक टेबल 1869 में आई थी और बहुत ही ज़्यादा लंबे टाइम पीरियड को सबसे लंबे टाइम पीरियड को इनकी टेबल का रूल रहा था। ठीक है? केमिस्ट्री में इन्हीं की टेबल को माना जाता था। और बाद में भी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट कर दी गई है पर मेजरली इनकी ही टेबल को आधार माना गया है। थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट तो करनी ही पड़ती क्योंकि इनके समय में कहाँ 63 एलिमेंट्स पता है तो और हमारे मॉडर्न पीरियड में आज के डेट में हमें 118 एलिमेंट्स के बारे में पता है, ठीक है ना? और जो हमारे न्यूलैंड्स थे उनके समय में 56 एलिमेंट्स के बारे में पता था, ठीक है? तो यानी कि हमारे 7 न्यू एलिमेंट्स में नए और डिस्कवर कर दिए गए। 3 साल में ही 7 एलिमेंट्स नए डिस्कवर कर दिए गए थे। कहाँ तो काफ़ी लंबे समय तक कोई भी एलिमेंट ढूँढा नहीं गया था और फिर 3 साल के पीरियड में ही 7 एलिमेंट नए डिस्कवर हो जाते हैं, हमारे जो है डिमिट्री मेंडलीव के दौरान। और वो सातों को जो है अपनी टेबल में एडजस्ट कर देते हैं और एक बड़ी-सी अच्छी-सी टेबल जो है बना देते हैं। ठीक है? और ये केवल किस आधार पे बनती है, ये भी हमारे एटॉमिक मास के आधार पे बनती है। हमारी जितनी भी पीरियोडिक टेबल है जो हमारी पहले से लेके आखिरी तक की, जब तक हम मॉडर्न मॉडर्न के अलावा सबकी सब जो है एटॉमिक मास पे बेस्ड थी। ये तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जब इतने सारे एलिमेंट्स आ गए, उन्होंने देखा कि हर जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के आधार पे जो है एक नया एलिमेंट बन जाता है। तो क्यों ना हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर एटॉमिक नंबर के आधार पे एक टेबल बना लें, ठीक है ना? जैसे कि आपने देखा ही है कि एक नंबर जिसमें एक प्रोटॉन होता है उसको वो अपने आप एक अलग एलिमेंट बना लेता है, जिसमें 2 प्रोटॉन होते हैं वो अलग एलिमेंट, 3 वाला अलग एलिमेंट, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के हमारे पास एलिमेंट मौजूद होते हैं। और कोई भी हमारे पास ऐसा केस नहीं है जिसमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वाले सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वाले 2 एलिमेंट्स हो, यानी कि 8 वाला जो है हमारे पास 8 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वाले एटम जो है 2 अलग-अलग तरीके के एलिमेंट्स बनाए, ऐसा कभी भी हमें देखने को नहीं मिलता है। इसमें जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई गई थी, वो जो है एटॉमिक नंबर के आधार पे बनाई गई थी और इससे पहले की जितनी भी टेबल्स हैं, वो एटॉमिक मास के आधार पे बनाई गई हैं। और इनका जो पहला एलिमेंट है डिमिट्रीज़ का, वो हाइड्रोजन था और आखिरी एलिमेंट इनकी टेबल में आखिरी एलिमेंट यूरेनियम था। ठीक है ना? हाइड्रोजन से लेके यूरेनियम तक इनकी टेबल कंप्लीट हो गई थी, ठीक है? वो बात है और इसकी यूरेनियम के बाद जितने भी एलिमेंट्स आते हैं, मॉडर्न में भी या कहीं पर भी वो सब आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि इन्होंने जो नेचुरल है, नेचुरल एलिमेंट्स का पहला और आखिरी इन्होंने ढूँढ लिया था। पर इन्होंने नोबेल गैस नहीं ढूँढी थी, अर्थात इन्होंने हमारी हीलियम, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेडॉन जैसी ये 6 जो गैसेज़ हैं, इन 6 के बारे में इनको नॉलेज नहीं थी। उनको अपनी टेबल में इन्होंने इंक्लूड नहीं करा था और इनकी टेबल में 8 ग्रुप थे। वैसे टेबल आपको दिख गई होगी स्क्रीन पे। इनकी टेबल में 8 तो ग्रुप्स थे और 7 पीरियड्स थे। ठीक है ना? 8 ग्रुप्स थे और 7 पेयर्स थे जिनमें से जो आखिरी जो पीरियड है, आखिरी जो ग्रुप है, उसमें काफ़ी सारे एलिमेंट्स को थोड़ा अजीब तरीके से अरेंज करा गया है, ठीक है? तो ये हर ग्रुप में जो इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं थे। यहाँ तक कि इन्होंने जो अपने ग्रुप्स हैं, अपनी जो टेबल है, उसमें काफ़ी सारी जगहें छोड़ दी थी क्योंकि इनका मानना था कि आगे आने वाले साइंटिस्ट और न्यू एलिमेंट्स ढूँढेंगे और वो उन जगहों को फिल करेंगे। उन गैप्स में जो है वो कुछ एलिमेंट्स फिट हो जाएँगे। और ऐसा ही हमें देखने को मिलता है। इन्होंने जो प्रिडिक्शन कही थी वो एकदम सटीक बैठती है। इनकी करी हुई प्रिडिक्शन के आधार पे कुछ एलिमेंट और ढूँढे जाते हैं जो कि उस टेबल में एडजस्ट हो जाते हैं। यानी कि इन्होंने जो माना था कि कुछ और एलिमेंट ढूँढे जा सकते हैं जिनका एटॉमिक मास मेरे 2 एलिमेंट्स के बीच में होगा इसलिए मैं जगह छोड़ देता हूँ। फिर ऐसा ही एक एलिमेंट ढूँढा गया जो कि जिसका मास जो है इनके 2 एलिमेंट्स के बीच में आ रहा था और उसको उसी जगह पे फिल कर दिया गया आगे आने वाले साइंटिस्ट के द्वारा, ठीक है?
तो इनकी जो टेबल है इससे काफी लंबे समय तक चल पाई थी, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल थी। उसमें आगे न्यू एलिमेंट को एडजस्ट करने की काफी ज्यादा जगह दी गई थी डिमिट्रीज के द्वारा, इसलिए वो काफी लंबे समय तक इनकी एटॉमिक टेबल पीरियोडिक टेबल जो है लागू होती है। अच्छा, जैसे और जो पीरियोडिक है, वैसे आपको पीरियोडिक टेबल का मतलब मैं समझाऊं तो जैसे नाम से पता चला है पीरियोडिक, यानी कि जो चीज कुछ पीरियड के बाद अपने आप को रिपीट करे, ठीक है ना। तो हम जितनी भी पीरियोडिक टेबल्स हैं उनमें यही मानना है कि कुछ एलिमेंट कुछ नंबर के बाद एलिमेंट अपने आप को रिपीट करने लग जाते हैं। ऐसे ही डिमिट्रीज का भी था कि जो 8 ग्रुप बनाए थे, इनका मानना था कि आठों ग्रुप में हर ग्रुप के एलिमेंट जो है सेम प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करेंगे। ग्रुप 1 के एलिमेंट सेम प्रॉपर्टीज दिखाएंगे, ग्रुप 8 के एलिमेंट सेम प्रॉपर्टीज दिखाएंगे अपने ग्रुप में मौजूद एलिमेंट्स के कंपैरेटिवली। ठीक है, तो 8 ग्रुप थे, 7 इनके पीरियड्स थे, और इन्होंने जो है और इन्होंने कुछ कुछ जगहों पे जो है एटॉमिक मास के जो रूल है उसको पलट दिया था, कि इन्होंने मान लिए कि अगर कोई वैसे तो इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाए थे, अपने जितने भी एलिमेंट थे सबको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया था जो है एटॉमिक मास के आधार पे। पर जैसे कोबाल्ट और निकल है, ठीक है ना, उनको जो है इन्होंने इंटरचेंज कर दिया उनकी प्लेस, ठीक है, क्योंकि अपने ग्रुप में फिट करने के लिए, ताकि एक ग्रुप में सेम प्रॉपर्टीज आए, इसलिए उन दोनों की प्लेस इन्होंने इंटरचेंज कर दी। फिर हम बाद में देखते हैं जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें हमें समझ में आता है कि इन्होंने सही किया कोबाल्ट और निकल को इंटरचेंज करके, क्योंकि अगर हम इन कोबाल्ट और निकल को उनके एटॉमिक नंबर के आधार पर रखें तो पहला हमारा कोबाल्ट आता है फिर निकल आता है। पर अगर हम एटॉमिक मास के आधार पर रखें तो पहले निकल आएगा फिर कोबाल्ट आएगा, ठीक है ना। पहले हमारा निकल आना चाहिए था, ठीक है, और फिर हमारा कोबाल्ट आना चाहिए था अगर हम एटॉमिक मास के आधार पर रखें। पर अगर हम एटॉमिक नंबर के आधार पर रखें तो पहला हमारा कोबाल्ट आ जाता है और फिर हमारा जो है निकल आता है। और यही जो है सही तरीका होता है कि पहले कोबाल्ट को रखो फिर निकल को रखो। जब भी आपकी जो है पीरियोडिक टेबल जो है कंप्लीट होती है एक ग्रुप में सेम एलिमेंट सेम टाइप के एलिमेंट की सेम प्रॉपर्टीज जब भी आपको देखने को मिल सकती है, जब आप कोबाल्ट को पहले रखोगे निकल को बाद में रखोगे। इन्हें भी ये बात कुछ समझ में आ गई थी कि इतनी ज्यादा रिजिडिटी जरूरी नहीं है, मुझे इतना रिजिड नहीं होना पड़ेगा एटॉमिक मास के आधार पे। वैसे भी इनके एटॉमिक मास में कुछ पॉइंट्स का ही अंतर होता है, ज्यादा अंतर भी नहीं होता है इनके एटॉमिक मास के अंदर, ठीक है। तो इन्होंने अपनी टेबल में कोबाल। अच्छा, अब इनकी लिमिटेशन की अगर हम बात करें, डिमिट्रीज की जो टेबल है उसकी लिमिटेशंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहली लिमिटेशन तो इनकी यही हो जाती है कि इन्होंने कुछ एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के आधार पर नहीं रखा था, कि मतलब अगर जो है निकल का वजन भारी था फिर भी उसको बाद में रखा गया कोबाल्ट के, ठीक है ना। ऐसे हमारा जो है टेलुरियम और आयोडीन का भी है कि टेलुरियम को पहले रखा, आयोडीन को उन्होंने बाद में रखा। ये ऐसे हमारा टेलुरियम और आयोडीन का भी है कि इन दोनों को भी जो है एटॉमिक मास के आधार पे नहीं रखा गया था, एटॉमिक मास के आधार पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं रखा गया था, बल्कि इन दोनों की प्लेस को इंटरचेंज कर दिया था, डिक्रीजिंग ऑर्डर में डाल दिया था इन दोनों को, क्योंकि उसी अगर ऐसा करने पे ही इनकी जो प्रॉपर्टीज इनका जो ग्रुप थे वो सही बैठ रहे थे। और वो भी यहाँ इस केस में भी हमें यही देखने को मिलता है कि इन्होंने जो किया वो सही किया था, इनके दिमाग में जो भी चीज थी इन्होंने जो भी किया वो सही किया था, क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी उसी चीज को फॉलो किया जाता है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तो आधार ही दूसरा माना जाता है, पर वो उनका जो मॉडर्न आधार है वो इनकी जो है विचारधारा से मैच कर रहा है हमारा, ठीक है। पर ये लिमिटेशन है, जो इन्होंने बोला वो इन्होंने नहीं किया, इसलिए इसको लिमिटेशन माना जाता है कि इन्होंने जो है कुछ को जो है सभी चीजों को एटॉमिक मास के आधार पर नहीं रखा था। दूसरी इनकी जो लिमिटेशन थी वो ये थी कि इन्होंने जो है आइसोटॉप्स के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, इन्होंने ये नहीं बता पाए थे कि आइसोटॉप्स कहाँ पे आएंगे, कैसे आएंगे, क्या उनको एडजस्टमेंट होगी। आइसोटॉप्स के बारे में इन्होंने कोई भी जिक्र नहीं करा था अपनी पूरी थ्योरी में, ठीक है। तीसरी जो इनकी कमी थी वो हाइड्रोजन को लेके थी, कि इन्होंने हाइड्रोजन को बिल्कुल ही अलग से अलग थलग कहीं फेंक दिया था। टेबल में आप देख सकते हैं कि कैसे हाइड्रोजन को इन्होंने जो है सबसे ऊपर रख दिया था, इनको हाइड्रोजन का अलग ही पीरियड बना दिया था, क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो किसी के साथ भी अपनी प्रॉपर्टी रिजेंबल नहीं कर रहा है।
हाइड्रोजन अपनी अलग ही जो है चाल पे चलता है, अलग ही प्रॉपर्टीज दिखा रहा है हाइड्रोजन। कभी वो मेटल्स, कुछ जगहों पे वो मेटल्स की प्रॉपर्टीज दिखाता है, कुछ जगहों पे वो नॉन मेटल्स की दिखाता है। यहाँ तक कि हमारे जो मॉडर्न साइंटिस्ट है, उन्हें भी हाइड्रोजन का कुछ समझ में नहीं आता है कि हाइड्रोजन को कहाँ रखे, क्या माने इसको, कभी मेटल माने या नॉन मेटल माने, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन की भी इन्होंने प्लेस को बिल्कुल ही अलग थलग फेंक दिया था, ये इनकी तीसरी लिमिटेशन थी। और चौथी जो इनकी लिमिटेशन थी कि इन्होंने कुछ एलिमेंट्स जो अलग अलग प्रॉपर्टीज दिखाए थे उनको साथ में रख दिया था। जैसे कि इन्होंने जो है हमारे कॉपर को, सोडियम, पोटेशियम और सिल्वर, ठीक है, इन चारों को एक साथ रखा था। किन किन को? कॉपर, पोटेशियम, सोडियम और सिल्वर। सिल्वर और गोल्ड दोनों को रख दिया था वैसे तो। ठीक है, सोडियम, सिल्वर, कॉपर, पोटेशियम और गोल्ड, इन सबको एक साथ इन्होंने रख दिया था। बल्कि ये अलग अलग प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि सोडियम और हमारा पोटेशियम है, ये सॉफ्ट मेटल है। ये बहुत ही ज्यादा आराम से कट जाते हैं, ये जो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। मतलब सारी की सारी प्रॉपर्टीज इनकी अलग होती है बाकी मेटल के मुकाबले। जबकि जो हमारा जो है हमारे जो है सोना चांदी या फिर कॉपर हो गए, ये कम रिएक्ट करते हैं। जी, और जो हमारा कॉपर है वो तो बहुत ही हार्ड मेटल है। बल्कि इसको भी हम जो सिल्वर चांदी को भी, सिल्वर और सोने को भी जो है हार्ड मेटल में ही गिनते हैं, क्योंकि उनको नाइफ से काटना मुश्किल नहीं है, वो थोड़े फिर भी जो है थोड़े रिजिड होते हैं। वैसे तो गोल्ड और सिल्वर बहुत ही सॉफ्ट होते हैं हमारे आयरन और कॉपर के मुकाबले में, पर जो ये सोडियम और पोटेशियम है ये तो कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट होते हैं। इनको तो चाकू की तरह काट दो, जैसे खीरे टमाटर काटते हो वैसे काट दो। तो इन्होंने इन सभी मेथड्स को एक साथ रख दिया था। ये भी इनकी एक खामी या फिर लिमिटेशन मानी जाती है। जो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से जुड़े, वो आपसे पूछा जाएगा कि इनकी टेबल में कितने ग्रुप और कितने पीरियड थे, ठीक है ना। और लिमिटेशन पूछी जाएगी। लिमिटेशन में जैसे कि आपको हाइड्रोजन की लिमिटेशन कई बार पूछी गई है। आपको जो चार पांच चीजें दे दी जाएंगी मिक्स करने के लिए, आपको डिमिट्रीज की और आपकी न्यूलैंड की जो लिमिटेशन है सबको एक साथ लिख के दे दिया जाएगा कंफ्यूज करने के लिए। और फिर पूछा जाएगा इनमें से कौन सी डिमिट्रीज की लिमिटेशन है, कौन सी हमारी जो न्यूलैंड की जो है लिमिटेशन है, ठीक है। तो इसलिए आपको ना बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि इनकी टेबल में कैसी है, कैसी थोड़ी बहुत ओवरव्यू कैसे दिखता है। पर आपको ना याद कीजिए, पूरी टेबल रखने की कोई जरूरत नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, एक और बात है कि इन्होंने 8 ग्रुप्स तो बनाए थे, बाद में जाके एक नोवा ग्रुप और डिस्कवर किया जाता है कि जो आपकी नोबल गैसेज है, जब नोबल गैसेज डिस्कवर की जाती है 66 नोबल गैसेज, तो उनके लिए एक नया ग्रुप बना दिया जाता है। पर उसमें जो डिमिट्रीज का कोई हाथ नहीं था, वो आगे आने वाले साइंटिस्ट जो अपनी एडजस्टमेंट के लिए करते हैं। इसलिए जब एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि डिमिट्रीज में कितने ग्रुप थे, तो आप 8 लिखेंगे। आप जो नोबल गैस वाला ग्रुप है उसको काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि वो डिमिट्रीज हमारे डिमिट्री मेंडलीव्स के द्वारा नहीं दिया गया था, मेंडलीव्स के द्वारा नहीं दिया गया था, वो आगे आने वाले साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो इसी के साथ हमने पूरा ये टॉपिक कवर कर लिया है। जितनी भी चीजें हो सकती हैं एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती हैं, सबको आपको डिटेल में समझा दिया है। आपको फोटोज भी अच्छे से दिखा दी है। आपको बस अब ये करना है कि इनके नोट्स बनाने हैं अपने लिए और इनको थोड़ा रिवाइज करना है। बाकी ये टॉपिक तो बहुत ही ज्यादा आसान है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और अब तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और उसके साथ में दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो पाए। थैंक यू।